लास्ट क्लास में अमोनिया तक डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे तो ये सिलेबस में से कट गए, बट डिस्कस कर लेते हैं इसे ब्रीफली एक बार, ठीक है। तो कुछ 5 या 6 ऑक्साइड्स दे रखी हैं आपको नाइट्रोजन की। कौन कौन सी दे रखी है? एक नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं NO2, N2O4 और N2O3 भी है आई थिंक, हाँ N2O3 और N2O5, ठीक है। इसमें से एक दो चीजें याद करनी है बस। ये जो टेबल दे रखी है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के नाम भी दे रखे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, नाइट्रोजन की कैसे प्रिपेयर होती हैं वो दे रखा है। डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट, ठीक है। बस पढ़ लेना एक बार टेबल को। इसमें इससे अगली टेबल है इनके स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स में बस आप एक NO2 और N2O5 का स्ट्रक्चर याद कर लें, ठीक है। NO2 का स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि इसके ऊपर जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो इसे हाईली रिएक्टिव बनाता है। तो ये हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन की वजह से दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलकर ये, जैसे इसको और इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बना देते हैं N2O4। NO2 के दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके N2O4 बना देते हैं। कैसे बनता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन ये और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं आपस में, ठीक है। तो ये N2O4 से NO2 से N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी पे क्वेश्चन भी दे रखा है, देखो नीचे, व्हाई डज NO2 डाइमराइज, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है, व्हाई डज NO2 डाइमराइज। तो NO2 डाइमराइज क्यों होता है? डाइमराइज इसलिए होता है क्योंकि NO2 के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम पे, और उसकी वजह से वो डाइमराइज होके N2O4 बना देता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? तो N2O5 के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? कोवेलेंसी क्या होती है? कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 राइट हियर। एक नाइट्रोजन एटम ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड्स। तो कोवेलेंसी क्या हो गई? कोवेलेंसी हो गई 4, ठीक है। तो बस यही इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इससे अलावा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगला है नाइट्रिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर सबसे पहली चीज उसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का पहला मेथड तो यही दे रखा है, लेबोरेटरी मेथड। ये करने की जरूरत नहीं है। लार्ज स्केल प्रिपरेशन किया जाता है ऑसवर्ल्ड प्रोसेस से। इस प्रोसेस का नाम याद रखना है, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। अब प्रोसेस है क्या वो भी समझो। इसमें 3 स्टेप है प्रोसेस में, 1 स्टेप, 2 स्टेप 3। तो ये 3 स्टेप क्या क्या है? पहले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, लुक एट दिस रिएक्शन। और ये रिएक्शन होता है प्लैटिनम रोडियम गॉस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, 500 केल्विन 9 बार प्रेशर पे। ये एग्जैक्ट वैल्यूज याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनता है। ये जो बन रहा है NO2, इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हाईली रिएक्टिव होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप ही, अगले सेकंड स्टेप को देखिए, सेकंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थर्ड स्टेप में वाटर से रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड बना देता है, ठीक है। लेकिन साथ में आप देखोगे एक बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है ये रिसाइकल होके सेकंड स्टेप में वापस चला जाता है, ठीक है। तो यू विल नॉट नीड अ लॉट ऑफ अमोनिया टू प्रिपेयर दिस रिएक्शन। थर्ड स्टेप से नाइट्रिक ऑक्साइड रिसाइकल हो जाता है। तो ये लिखा हुआ भी है, देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म्ड इज रिसाइकल्ड and the aqueous HNO3 can be further concentrated up to 68% by mass, ठीक है। तो ये जो aqueous HNO3 यहाँ पर बन के आ रहा है, ये 68% तक कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है नॉर्मली। उसके बाद अगर इसे फर्दर कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी 98% तक कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके उसे डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 68% प्रोड्यूस होती है, और उसे फर्दर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वी कैन यूज डिहाइड्रेशन बाय सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज योर ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, प्लीज मेमोराइज दिस, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये नीचे वाले पैराग्राफ तक, ये पूरा आपको याद करना है ये प्रोसेस। इसके बाद HNO3 की प्रॉपर्टीज दे रखी है। HNO3 का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। नाइट्रोजन ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में पहले 3 ऑक्सीजन से जुड़ता है और एक ऑक्सीजन उनमें से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज के अंदर और कुछ नहीं करना है इसमें याद। एक चीज याद रखनी है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़कर सभी मेटल्स को ये अटैक कर सकता है, और डिपेंडिंग ऑन वेदर द नाइट्रिक एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। ठीक है, तो ये जो 2-4 रिएक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसके हिसाब से। अगर नाइट्रिक एसिड सिलेबस में है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें कटी हैं, बहुत सारी हैं, कुछ मुझे याद है क्या क्या कट गया, एक बार चेक कर लेना सिलेबस में। अगर नाइट्रिक एसिड सिलेबस में है तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मेटल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, और टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, कॉपर के साथ जब डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट कराया और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को रिएक्ट कराया, तो 2 प्रोडक्ट तो सिमिलर बने, कॉपर नाइट्रेट दोनों में बना सेम। ठीक है, लेकिन जो और वाटर भी दोनों में बना, वो भी सेम। ठीक है, लेकिन अलग क्या बना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, जिंक के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें भी जिंक नाइट्रेट दोनों में बन रहा है। ठीक है, और वाटर भी दोनों में बन रहा है, लेकिन डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड बना, उसकी तरह नहीं है पिछले वाले की तरह। पिछले बार नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था, इस बार नाइट्रस ऑक्साइड बना और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बना कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। बैलेंसिंग तो अपने आप हो ही जाएगी रिएक्शन की। तो कॉपर के साथ जो है, डाइल्यूट कॉपर के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जिंक के साथ बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, तो ये मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, कुछ मेटल्स के यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम एल्यूमिनियम जो है वो डिसॉल्व नहीं होते नाइट्रिक ऑक्साइड के, नाइट्रिक एसिड के अंदर। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड ये इनके ऊपर पैसिव फिल्म बन जाती है, इनिशियली ऑक्सीडाइज होकर क्रोमियम के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड के, एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक फिल्म बन जाएगी जो उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक देगी। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और सभी चीजों के अंदर, सभी ऑक्सीडेशन में जो गैस निकल रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो हर किसी प्रोसेस के अंदर आपको ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय द वे इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर इफ यू वांट। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन गैस। ये आपने 10th में भी पढ़ा था, बट अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो। इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। तो आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ भी हो, उसके अंदर अगर आप नाइट्रिक एसिड डालोगे तो यू विल सी ब्राउन फ्यूम्स अपीयरिंग, एंड दोस ब्राउन फ्यूम्स विल बी व्हाट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, now this next one is important for experiments। ये थ्योरी में तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट मेरे ख्याल से आपने सुन भी लिया होगा, अगर एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं या पढ़े हैं कहीं पे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट कर भी लिया, कर लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट को टेस्ट करने के लिए होता है। आप पता लगाना चाहते हो, ये एनायन का टेस्ट है और नाइट्रेट के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या डाला जाता है रिएक्ट कराने के लिए? 2 चीजें डाली जाती हैं, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप सोल्यूशन लोगे, उसके अंदर पहले फेरस सल्फेट ऐड करोगे और फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे बाय द एज ऑफ द ट्यूब। ठीक है, पहले ये आपकी ट्यूब है, इसके अंदर आपने, मैं एक बार वो खोल लेता हूँ साइड में ना, थोड़ा सा बता देता हूँ इसे ढंग से कैसे करते हैं जिसको नहीं पता। तो हम कैसे करते हैं ये रिएक्शन,
ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर आपका सोल्यूशन है कुछ भी, लेट्स से यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, ठीक है। और फिर इसके अंदर पहले तो आप डालोगे फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। फिर क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे टेढ़ा करोगे, ठीक है। फेरस सल्फेट आपने डाल दिया है इसके अंदर, अब ये ट्यूब में सामान है कुछ, ये फेरस सल्फेट डालने के बाद इसके अंदर अब तुम डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे से, धीरे धीरे यहाँ से किनारे से बहता हुआ जाना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि एकदम डायरेक्टली डालोगे तो मिक्स नहीं हो। तो आप देखोगे क्या होगा कि जब टेस्ट ट्यूब आप सीधी करोगे वापस, तो एक लेयर बन जाएगी, ये आपका मेन सोल्यूशन है, ठीक है। उसके ऊपर आपका दूसरा सोल्यूशन है, इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बन जाएगी, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ब्राउन कलर का की लाइन होगी, उसे कहते हैं ब्राउन रिंग सा बन जाएगा, ठीक है। वो ब्राउन रिंग किस वजह से बनता है, वो केमिकल रिएक्शंस आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, तो सोल्यूशन जो आपका येलो कलर का मैंने बनाया था, उसमें मान लो नाइट्रेट था पहले से, ठीक है। उस नाइट्रेट में जब आपने फेरस सल्फेट डाला, तो फेरस सल्फेट के जो फेरस आयंस हैं Fe2+ आयंस हैं, ठीक है, वो एसिड की प्रेजेंस में, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो पहले वो फेरस आयंस जो हैं वो फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फेरस आयंस कन्वर्ट हो गए फेरिक आयंस में, और नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग फेरस आयंस रिमेनिंग फेरस आयंस वाटर के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। Fe2+ के कुछ आयंस तो Fe3+ में कन्वर्ट हो गए, जो एक्स्ट्रा आपने डाले थे, एक्स्ट्रा आयंस जो बचे थे, वो वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसे बोलते हैं हेक्सा एक्वा। 6 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो हेक्सा इसका नाम अभी एक्चुअली चैप्टर 9 जब पढ़ाऊंगा ना मैं, उसमें सिखाऊंगा, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और इनकी नेमिंग सिखाऊंगा मैं आपको, अभी जो लिख रहा हूँ हेक्सा एक्वा आयरन, ठीक है। हेक्सा एक्वा आयरन है, ये आयरन 2 आयन बेसिकली। ये आयन जो ऊपर नाइट्रेट आयन जो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए NO, उनसे रिएक्ट करेगा। और कैसे रिएक्ट करेगा, देखो ब्रैकेट के अंदर आयरन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस 6 में से एक वाटर मॉलिक्यूल को ये निकाल देगा बाहर, और उस एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का कितने वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे, 5 बचेंगे, देखो यहाँ 5 बचे, और उस एक वाटर मॉलिक्यूल की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का लीगेंड या मॉलिक्यूल आ जाएगा वाटर को रिप्लेस करके। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है बेसिकली हेक्सा एक्वा आयन जो था, ये जो था, ये कलरलेस था पहले, ये कलरलेस था। जैसे इसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, यही ब्राउन कलर का रिंग जो मैं दिखा रहा था आपको इसके अंदर, ये ब्राउन रिंग यही चीज, ठीक है। सो दिस ब्राउन रिंग वाज दिस ओनली, ये ब्राउन रिंग यही चीज थी, FeH2O होल 5NO, इसके ऊपर 2+, ये था ब्राउन रिंग, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसे पढ़ोगे जरा ध्यान से, तो लिखा हुआ है familiar Browning test is for nitrate depends on the ability of Fe2+ ion to reduce nitrate to nitric oxide। किस पे डिपेंड करता है कि Fe2+ आयंस जो है नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट नाइट्रिक ऑक्साइड देन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद आयरन, forms a brown colored complex with iron which gives a brown ring, ठीक है। समझ में आ गया ये तहुरा, साक्षी, साहिल? यस सर। यस सर। तो ये रिएक्शन अच्छे से याद रखना है, और प्रोसेस क्या होता है वो याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे शायद ना ही आए। यूजेस खुद पढ़ लेना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो अब मैं फास्फोरस बता देता हूँ आपको, फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो फास्फोरस के मेनली 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। कौन कौन से 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं? व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, और ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, ब्लैक फास्फोरस।
white and red are the most common forms of phosphorus, black is slightly rare. So we will write a difference between white and red phosphorus. ठीक है, तो white और red phosphorus के बीच में difference लिखेंगे. तो ऐसा करो, कॉलम बना लो अपनी बुक में और मैं आपको बताता जाता हूँ क्या क्या लिखना है इसके अंदर. हम व्हाइट और रेड फॉस्फोरस के बीच में डिफरेंस मैं क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये खुद बना लेना चाहे डिफरेंस है, मैं इससे एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको फिर भी. तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है दिखने में. ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जैसे वैक्स दिखता है ऐसा दिखाई देगा. रेड फॉस्फोरस जो होता है वो हैज अ आयरन ग्रे लस्टर. ठीक है, possesses रेड फॉस्फोरस possesses आयरन ग्रे लस्टर. ठीक है, तो आयरन की तरह दिखता है. उसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस बनता कैसे? व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में कई दिन तक हीट करना पड़ता है. इट टेक्स सेवरल डेज टू कन्वर्ट व्हाइट फॉस्फोरस इनटू रेड फॉस्फोरस. अच्छा, बाय द वे फॉर्मूला अगर देखें तो व्हाइट फॉस्फोरस भी P4 होता है, रेड फॉस्फोरस भी P4 होता है. दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है. कैसे अलग है वो मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, स्ट्रक्चर भी चलो बता ही देता हूँ हाथ के हाथ. ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, यानी P4 के मॉलिक्यूल ऐसे लिंक्ड है आपस में. एज अ टेट्राहेड्रल शेप होता है मॉलिक्यूल. ठीक है, लेकिन टेट्राहेड्रन ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल शेप नहीं है जिसमें 109.5 डिग्री का एंगल होता है. इसके अंदर पिरामिड बना हुआ है. देखो परफेक्ट पिरामिड आपने देखे है ना, जैसे पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड्स हैं. जैसे पिरामिड के कितने कॉर्नर्स होते हैं? एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन और चार. चारों कॉर्नर पे 4 फॉस्फोरस लगा दो तो जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो 60 डिग्री का आता है दो के बीच में. ठीक है, दो बॉन्ड्स के बीच में. नॉर्मली जो हम टेट्राहेड्रन बनाते थे वो ऐसा बनाते थे, उसमें पिरामिड बनता था, लेकिन उस पिरामिड का शेप ये होता था कि उसके अंदर सेंट्रल एटम पिरामिड के सेंटर में होता था और 4 एटम जैसे CH4 बना रहे हैं तो 4 एटम्स जो थे वो पिरामिड के कॉर्नर्स पे आते थे. तो यहाँ बॉन्ड एंगल काफी हो जाता था 109.5 डिग्री. बट यहाँ पे पिरामिड के सेंटर में कुछ नहीं है, पिरामिड के कॉर्नर्स पे 4 फॉस्फोरस एटम. तो उस वजह से जो बॉन्ड एंगल है ना वो बहुत कम होता है, 60 डिग्री का होता है. ठीक है, अब इस 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. जब बहुत पास पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे. रिपेल करने की वजह से व्हाइट फॉस्फोरस बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और इजीली टूट जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज से. रेड फॉस्फोरस ऑन द अदर हैंड इज वेरी स्टेबल. व्हाई इज इट स्टेबल? क्योंकि रेड फॉस्फोरस क्या होता है, यही व्हाइट फॉस्फोरस के बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में लिंक करके बनता है, सेम मॉलिक्यूल्स को. देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे. तो ये जो बीच वाला बॉन्ड था ना, ये वाला, इन दोनों दो, इसको तोड़कर हमने क्या करा, अगले मॉलिक्यूल से लिंक कर दिया. देखो यहाँ पे, लुक एट दिस बॉन्ड, लुक एट दिस बॉन्ड. बीच में जो यहाँ बॉन्ड था वो क्या हो गया, वो गायब हो गया. यहाँ पे कहीं बॉन्ड नहीं है. जहाँ रेड रेड बना रहा हूँ वहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं है जो हुआ करता था पहले. उसकी जगह कहाँ बॉन्ड आ गया, बीच में बॉन्ड आ गया. तो अब उससे क्या हुआ, बीच का बॉन्ड टूटने से ये जो एंगल था ना ये 60 डिग्री से बढ़ जाएगा. बढ़ के एग्जैक्टली कितना हो जाता है वो लिखा नहीं है यहाँ पे, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो रेड फॉस्फोरस का बॉन्ड एंगल कितना होता है, बट वो बढ़ जाता है. बढ़ने की वजह से इट बिकम्स स्लाइटली लेस रिएक्टिव और बिकम्स मोर स्टेबल. तो रेड फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस. ठीक है, रेड फॉस्फोरस स्लाइटली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस. अच्छा, उसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो वाटर में सोल्यूबल तो नहीं होता लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होता है. कार्बन डाइसल्फाइड यानी व्हाइट फॉस्फोरस को CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर सकते हो, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. रेड फॉस्फोरस जो है वो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता, ना तो वो वाटर में डिसॉल्व होता है ना ही कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिसॉल्व होता है. ठीक है, अभी तक क्लियर है? यस सर. अच्छा, उसके बाद ये दे रखा है कि व्हाइट फॉस्फोरस को आप NaOH में डिसॉल्व कर सकते हो. दिस रिएक्शन व्हिच इज गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी पूछा है शायद और इन टेक्स्ट में भी पूछा है, तो ये रिएक्शन याद कर लेना. राइट, व्हाइट फॉस्फोरस से होता है ये रिएक्शन, रेड से नहीं होता. ठीक है, NaOH में डिसॉल्व करोगे वाटर के प्रेजेंस में फॉस्फीन गैस बनेगी. PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन गैस. ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम आगे. और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है. तो ये रिएक्शन याद करना है अच्छे से.
दूसरा रिएक्शन ये दे रखा है, व्हाइट फास्फोरस जो है वो बहुत रेडिली कंबस्ट हो जाता है एयर में, ठीक है, इजीली उसका, चलो ये इंपॉर्टेंट वैसे इतना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना, कंबशन हो जाता है उसका एयर में बहुत इजीली, और P4O10 बनाता है जो कि व्हाइट कलर की फ्यूम्स है और बहुत डेंस व्हाइट होती है ये, ठीक है, व्हाइट कलर का धुआं निकलेगा और बहुत ज्यादा डेंस धुआं निकलेगा व्हाइट, ठीक है। तो इसी वजह से एज अ सिग्नल भी यूज किया जाता है कई बार, फास्फोरस को बर्न कर देते हैं कहीं पे भी, तो आसमान में बहुत ज्यादा सफेद कलर का एकदम धुआं उठेगा, तो कहीं पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में इसको एज अ सिग्नल भी यूज किया जा सकता है, इसको भी, और इसके एक और तरीका भी होता है इसको सिग्नल से यूज कर, सिग्नल की तरह यूज करने का, वो भी बताऊंगा मैं अभी आगे यूजेस में बताऊंगा इसके, डायरेक्टली बर्न करके भी एज अ सिग्नल यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज है, ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस है, व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस है, रेड फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता, ठीक है। ये नॉन पॉइजनस होता है रेड फास्फोरस। अच्छा, ये हो गई चीज, बाकी सब इसके बारे में बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब देख लो ये ब्लैक फास्फोरस, तो ब्लैक फास्फोरस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक, ठीक है, दोनों व्हाइट फास्फोरस से बनती हैं, ठीक है। अल्फा ब्लैक जो है वो बनता है, सॉरी, दोनों रेड फास्फोरस से बनता है, नहीं, एक रेड से बनती है, एक ब्लैक से, व्हाइट से बनती है, सॉरी। अल्फा ब्लैक जो बनता है वो बनता है रेड फास्फोरस को हीट करें 803 केल्विन पे इन अ सील ट्यूब, ठीक है, तो ये अल्फा ब्लैक को बनाने का तरीका है। और बीटा ब्लैक, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी दे रखी है, इट कैन सब्लाइम इन एयर एंड एज अ ओपोइक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। अब बीटा ब्लैक जो है वो अगला दे रखा है, बीटा ब्लैक फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हीट करके बनता है, ठीक है, और ये जो है एयर में बर्न नहीं करता अप टू 673 केल्विन, ठीक। ब्लैक फास्फोरस है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात, ठीक है। रेड और व्हाइट फास्फोरस अच्छे से याद रखना है, स्पेशली जो रिएक्शन मार्क कराए वो याद रखने हैं और इनके स्ट्रक्चर्स याद करने हैं रेड और व्हाइट फास्फोरस के, और ये आई थिंक है सिलेबस में, ये कटा नहीं है सिलेबस में, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है वो है फॉस्फीन, फॉस्फीन PH3 होता है, ठीक है। प्रिपेयर करने के लिए सर दो, जो हाँ बोलो। सर जो आपने सिलेबस भेजा है ना उसमें तो पूरा फास्फोरस कटा हुआ है। अच्छा, पूरे फास्फोरस कटा हुआ है, चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर पढ़ लो फिर भी, एंट्रेंस में तो एक बार आएगा ही, ठीक है ना, टाइम है अभी हमारे पास, कर सकते हैं हम आराम से। एग्जाम के टाइम पे जब प्रिपेयर करोगे ना तो वही चीजें कर लेना जो आ रही हैं फिलहाल, लेकिन एक बार तो पढ़ ही लो कम से कम सारा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फीन, तो फॉस्फीन के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं, ये जो पहले दो रिएक्शन दे रखे हैं कैल्शियम फॉस्फाइड से प्रिपेयर करने के, कैल्शियम फॉस्फाइड में चाहे वाटर डाल दो, चाहे HCl डाल दो, दोनों से फॉस्फीन बनता है, बस बाई प्रोडक्ट अलग होता है, वाटर डालने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, HCl डालने से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो ये रिएक्शंस कर लेना इसके अंदर, ये आते हैं कभी कभार इसमें, और ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये पहले भी मार्क करा चुका, ये वही रिएक्शन है, देखो अभी कराया था, व्हाइट फास्फोरस को NaOH से ट्रीट करो वाटर के प्रेजेंस में, तो फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन जाता है, तो ये मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, अभी भी कर लो, ठीक है। उसके बाद जब प्योर फॉर्म में होता है फॉस्फीन तो वो इन्फ्लेमेबल नहीं होता, लेकिन जब फॉस्फीन प्रिपेयर करते हैं ना तो हमेशा थोड़ा बहुत P2H4 और फास्फोरस के वेपर्स भी बन जाते हैं उसके अंदर, जो कि इन्फ्लेमेबल होते हैं और वही उसे इन्फ्लेमेबल बनाते हैं। तो प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जब फॉस्फीन बनाएंगे ना तो उसे हाइड्रोजन आयोडाइड से पास कराएंगे, HI से पास कराएंगे, और वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर PH4I में, फॉस्फोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो बाकी चीजें होंगी वो हट जाएंगी, सिर्फ फॉस्फोनियम आयोडाइड में फॉस्फीन आ जाएगा, और फिर फॉस्फोनियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो फॉस्फीन गैस आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो इम्प्योर फॉस्फीन जैसे ही बनेगा
उसको पहले आपने पास कराया किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो इम्प्योर फॉस्फीन में से सिर्फ और सिर्फ फॉस्फीन हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करके फॉस्फोनियम आयोडाइड बना देगा, बाकी चीजें हट जाएंगी। अब फॉस्फोनियम आयोडाइड को वापस फॉस्फीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिएक्शन करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये प्योर फॉस्फीन बनाने का तरीका हो गया। तो उसके बाद दे रखा है, हाँ जी, मैंने लेट ज्वाइन किया है, मेरे को पता नहीं था कि हमारी क्लास आज 7 बजे हो रही है। क्लास तो यार 6:30-7 इसी टाइम होती है, क्या कर रहे हो तुम, पिछली क्लास में भी नहीं किया था। कोई नहीं, जो मिस हो गया वो देख लेना रिकॉर्डिंग में। ओके सर, आज कर क्या रहे थे हम? पी ब्लॉक फॉस्फीन ओके सर। करा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मंडे को मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, मतलब क्या आ मंडे रहा से है? शुरू हो रहे हैं सब प्री बोर्ड से। सर केमिस्ट्री के साथ 4 प्रैक्टिकल्स आएंगे सर, टाइट्रेशन आएगा एक, अच्छा एंड सॉल्ट एनालिसिस आ रहा है, एंड सर फूड एनालिसिस का थोड़ा पोर्शन कवर करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, फिर फॉस्फीन में ये है कि प्रॉपर्टीज फॉस्फीन की दे रखी हैं। कलरलेस गैस होती है विद रॉटन फिश स्मेल और हाईली पॉइजनस होती है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी डाल दिया जाए उसके अंदर, HNO3, क्लोरीन, ब्रोमीन, वेपर्स कोई भी, तो ये हाईली एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करती है, इससे बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद स्लाइटली सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर और लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाती है, गिविंग रेड फास्फोरस एंड H2 व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट। बाकी ये सब रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी यूजेस याद कर लेना, इसकी यूजेस इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस जो है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है इसका ऑफ फास्फोरस, टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल। तो होम सिग्नल के अंदर यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया था ना, फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या फिर फॉस्फीन गैस को भी यूज कर सकते हैं। तो कंटेनर्स जिसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, उनको पियर्स करते हैं और पानी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो पानी में डालते हुए कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाता है और फॉस्फीन एकदम से आग पकड़ लेती है। फिर तो वो एक बहुत डेंस धुआं प्रोड्यूस करेगा, कलरफुल, जो एज अ सिग्नल काम किया जा सकता है। ठीक है, फॉस्फीन नेक्स्ट है। बेसिक नेचर में क्यों होता है इसको प्रूफ? बेसिक नेचर में इसलिए होता है कि फॉस्फीन जैसे अमोनिया होता है, वैसे ही फॉस्फीन के ऊपर भी लोन पेयर होता है, इसलिए लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और इसको प्रूव करने के लिए क्या रिएक्शन कराया? हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा दिया, जो कि एक एसिड है। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बना दिया उसने, इसीलिए प्रूव होता है कि ये बेस है। ठीक है, उसके बाद ये रखा है PH4+ के अंदर PH3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल क्यों होता है? PH3 में बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जाता है? पहली बात तो ये है, फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल कम इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, पढ़ा था ये लास्ट ईयर भी। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कम हो जाता है अगर लोन पेयर आ जाता है तो। और अगर आप फॉस्फोनियम आयन बना दोगे तो फॉस्फोनियम आयन में 4 H आ गए, तो चारों बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। जब चारों बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल अपने आप नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर सिंपली होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लोअर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, एंड दैट इज व्हाई फॉस्फोनियम आयन हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल। ठीक है, what is formed when phosphine reacts with an acid? A salt is formed simply. और what happens when white phosphorus is heated with concentrated NaOH? ये करा दिया मैंने, inert atmosphere of CO। ये जो important reaction mark कराया था ना अभी, ये फॉस्फोनियम व्हाइट फास्फोरस और NaOH का रिएक्शन, यही लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी तक? साक्षी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड्स नेक्स्ट टॉपिक। फॉस्फोरस हैलाइड्स में 2 हैलाइड्स पढ़ने हैं आपको। एक तो पढ़ना है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और दूसरा पढ़ना है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। ठीक है, इसमें दो रिएक्शन याद कर लेना बस। एक तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे बनता है? व्हाइट फास्फोरस को रिएक्ट करा रहे हैं SO2Cl2। SO2Cl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, ये पढ़ा था इसमें भी, थायोनिल क्लोराइड। और इससे व्हाइट फास्फोरस क्लोराइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और H2Cl2 बन जाएगा। ठीक है,
और अगर आपको PCl5 प्रिपेयर करना है, मैं सीधा सीधा PCl5 का भी बता देता हूँ। आप क्या PCl5 प्रिपेयर करना है तो SO2Cl2 लेते हैं। SOCl2 जगह SO2Cl2, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बाकी नॉर्मल रिएक्शन तो दे ही रखा है, वो तो यूज कर ही सकते हैं कि क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया व्हाइट फास्फोरस को डायरेक्ट, उससे भी बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो रिएक्शन इसमें दे रखे हैं वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ये कर लेना। हाँ, बस इसका हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर डालते हैं तो H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाता है और HCl रिलीज होता है। और सिमिलरली इसके नीचे वाले रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है। शेप बाकी बाय द वे इसका ये होगा पिरामिडल PCl3 का, ये शेप देख लेना। ठीक है, और अगर PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस, PCl5 को H2O से रिएक्ट कराया तो पहले POCl3 बनेगा और HCl, फिर POCl3 फर्दर रिएक्ट करेगा H2O2 से और H3PO4 बना देगा। तो उसमें H3PO3 बन रहा था PCl3 में, इसमें H3PO4 बनता है बाय मेन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे तो बहुत सिंपल है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, आता है व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो जब आप PCl5 को हीट करते हो तो वो सिंपली ब्रेक डाउन होके PCl3 और Cl2 दे देते हैं। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी रिएक्शन करने जरूरी नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये याद करना है। ये पैराग्राफ, इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है PCl5 का। अब स्ट्रक्चर तो आप सोचोगे बहुत सिंपल है, हमने लास्ट ईयर भी किया, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे ये बना हुआ है। लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में आता है ना, तो सॉलिड स्टेट में आने पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर जाते हैं। और अच्छा, लिखा हुआ ही नहीं है इस बुक में, इसमें एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, तो पता ही है ये गैसियस स्टेट का स्ट्रक्चर है। सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर इसमें पता नहीं क्यों गायब कर दिए, पहले तो होता था, बुक में है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि क्या पता वो आ जाए बुक में मिसप्रिंट है या डिडक्ट हो गया है, क्या सीन है। जब सॉलिड स्टेट में आते हैं ना, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। क्या रिएक्ट करते हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो Cl लूज कर देता है और वो PCl4 प्लस बना देता है, और दूसरा मॉलिक्यूल Cl को एक्सेप्ट करके PCl6 माइनस बना देता है। ठीक है, तो ये आयोनिक कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इसमें जो PCl4 प्लस है वो टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि 4 है उसमें, Cl सराउंडिंग में, PCl6 माइनस जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि उसमें सराउंडिंग में 6 है मॉलिक्यूल, 6 एटम्स हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल देखिए नीचे, व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। PCl3 के फ्यूम्स क्यों बनते हैं मॉइस्चर में? तो PCl3 अभी रिएक्ट कराया मैंने, PCl3 को वाटर से रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, H3PO3 और HCl बनता है ना। तो वो जो HCl बन रहा है इसके अंदर, ये HCl के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट मार्क कराया था वही है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। और फिर ये अगला वाला क्वेश्चन तो 11th क्लास में भी करा था कि क्या सारे PCl5 के बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं? नो, axial bonds are longer than equatorial bonds because of greater bond pair repulsion. ठीक है, तगुरा ये पढ़ा हुआ है ना 11th में? यस सर। तो गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया साहिर? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। ये बता दिया, PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 और प्लस Cl2 2 चीजें बन जाती हैं। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है एग्जाम में। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द PCl5 विद वाटर। तो PCl5 को वाटर से रिएक्शन कराया था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप में जो रिएक्शन लिखवाया था वो लिख देना दो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ग्रुप 15 के अंदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, 1 मिनट बचा है तो ये टॉपिक कराने के बाद अगला जो है मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल करा दूंगा। चलो, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस देख लो। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के अंदर ये सारे एसिड दे रखे हैं आपको, देखो, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक,
ये सब दे रखे हैं। इसके अंदर मेन चीज क्या करनी है, इनके स्ट्रक्चर याद करने हैं। तो अब स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिखा देता हूँ मैं आपको, देखो बहुत सिंपल सा है। देखो जी, अगर हमें बनाना है हाइपोफॉस्फरस, ऐसे फॉर्मूला है H3PO2, सबसे सेंटर में फास्फोरस बनाओगे और इसके अराउंड एक टेट्राहेड्रल शेप बना लो, ठीक है। पहले ऑक्सीजन लगाओगे, कितने ऑक्सीजन है, 2 है तो 2 लगा दिया। जो बॉन्ड खाली बचेंगे उन खाली बॉन्ड्स पे तुम हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो कोई एक हाइड्रोजन जो है किसी एक ऑक्सीजन पे लगा दोगे दोनों में से।